गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। ज्योग्राफी में हम चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और मुख्य भौगोलिक वितरण के अंतर्गत इसमें हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा। और आज हम मुख्य भौगोलिक वितरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भारत का दक्षिणी या जो प्रायद्वीपीय पठार है वो विश्व का बहुत पुराना पठार है और बच्चों ये कठोर चट्टानों से बना हुआ है और इसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का है। अरावली, कैमूर, राजमहल और शिलांग की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका जो दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी है जो हिंद महासागर को छूता है। बच्चों, जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पठार और पर्वत दिखाई पड़ते हैं और पठार पर जो प्रभावित होने वाली तीव्रगामी नदियां हैं वो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती हैं। और बच्चों, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये खनिजों का विशाल भंडार रखता है। यहाँ पर कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना, टंगस्टन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मैग्नीज, जस्ता आदि जो खनिज हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि के रूप से जाना जाता है और ये जो भूभाग है कठोर, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना है और इसके दक्षिण में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत हैं और उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियाँ और उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान विस्तृत है। ये उच्च भूमि कई उपखंडों या पठारों या श्रेणियों में विभाजित है जो कि निम्नलिखित है। वो कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहला है अरावली की पहाड़ियाँ, फिर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर है सतपुड़ा पर्वतमाला, देन मालवा का पठार और नंबर 5 है बुंदेलखंड का पठार, 6 है बघेलखंड का पठार और 7वां है छोटा नागपुर का पठार। बच्चों, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये एक अवशिष्ट पर्वत है और जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है और ये उदयपुर के निकट जरगा एवं दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है और जो माउंट आबू है वो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है बहुत ही, है ना। और जैनियों का जो प्रसिद्ध धर्म स्थल है दिलवाड़ा जैन मंदिर वो माउंट आबू में ही स्थित है। दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है और विंध्याचल व इसकी श्रेणियाँ भारनेर, कैमूर और पारसनाथ तथा गंगा घाटी के बीच स्थित है। तीसरा आता है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई हैं। मालवा का पठार जो है ये लावा निर्मित पठार है और जो वर्तमान में काली मिट्टी का मैदान बन गया है। बुंदेलखंड का पठार बच्चों, ये पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच आता है। चंबल नदी के द्वारा बने जो महाखंड हैं उनके कारण ही इस प्रदेश को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बघेलखंड का पठार विंध्यन श्रेणी के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है और छोटा नागपुर का पठार राजमहल पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है और सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम में बहकर पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। और बच्चों, जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज और संसाधन की दृष्टि से बहुत धनी है
और ये झारखंड में स्थित है। अब बच्चों पढ़ते हैं दक्कन का पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और इस पठार का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण छोर के मध्य है। और जो दक्कन का पठार है बच्चों वो त्रिभुजाकार है, उसका जो आकार है वो त्रिभुज का है और ये पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है ना। और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी भाग में महादेव व मैकाल पहाड़ियां हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं दक्कन के पठार का भौगोलिक महत्व। बच्चों जो दक्कन का पठार है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग होने के कारण एक स्थिर भूखंड है। इस कारण ये भूकंप भूसंकलन जैसी आपदाओं से मुक्त है, मतलब कि भूकंप और भूसंकलन यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और इस पठार के तीनों ओर समुद्र हैं जो हिंद महासागर में भारत को विशिष्ट भौगोलिक स्थिति उपलब्ध कराता है। दक्कन का जो पठार है उसका पश्चिमी तट खुरदरा है जिससे यहाँ का प्राकृतिक पत्तन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और बच्चों पुराने जो आग्नेय और कायांतरित शैलों से निर्मित होने के कारण ये जो भूभाग है वो खनिज संपदा से संपन्न है। और इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर आदि पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो है पश्चिमी घाट पर्वत और दूसरा है पूर्वी घाट पर्वत। स्टूडेंट्स पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिण सह्याद्री। और बच्चों पश्चिमी घाट पर्वत के 4 प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हैं। वो दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो है थालघाट दर्रा जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और दूसरा है पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है, और तीसरा है भोर घाट दर्रा, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, और चौथा है सेनकोटा दर्रा, ये बच्चों नागरकोल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित है और ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। दूसरा है बच्चों पूर्वी घाट पर्वत। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है और इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक महत्व। बच्चों ये जो प्रायद्वीपीय पठार है कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लावा की जो मिट्टी है वो कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है, ठीक है। और गरम मसाले, काजू, केला इस मैदान की अन्य महत्वपूर्ण उपज हैं। दूसरा बच्चों खनिज संपन्न मैदान है ये, है ना। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर, और झारखंड में, उड़ीसा में लोहा व कोयला, और कर्नाटक में सोना, और आंध्र प्रदेश में कोयला, हीरा आदि मूल्यवान खनिज उपलब्ध होते हैं। थर्ड है बच्चों जल विद्युत विकास की संभावनाएं। पठारी धरातल पर बहने वाली नदियों के मार्गों में जल विद्युत शक्ति के विकास की संभावनाएं उपलब्ध हैं, और धरातल कठोर होने के कारण वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जलाशय में बांध की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फिर है बच्चों बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति। यहाँ के वनों से चंदन, साल, सागौन, शीशम आदि जो बहुमूल्य लकड़ी है वो बीड़ी बनाने के लिए, और जो है यहाँ पर अग्नि व रोषा घास आदि मूल्यवान जो उपज हैं वो प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क सुनेंगे। बच्चों होमवर्क से आप ये जो सही विकल्प चुनिए और ये जो उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये प्रश्न उत्तर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है, और अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में भी लिखना है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
Take care and goodbye.